नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। राजयोगों की श्रृंखला में आज छठा वीडियो है और राशि चक्र में छठा नंबर आता है कन्या राशि का। इस तरह से यह वीडियो कन्या लग्न के राजयोगों के ऊपर है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, चाहे हाथ से बनी हुई कुंडली हो, चाहे कंप्यूटर से बनी हुई कुंडली हो, उसकी सबसे ऊपर वाली जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें बीच में लग्न लिखा रहता है। उस लग्न में एक अंक लिखा रहता है। वो अंक किसी राशि का परिचायक होता है और जिस राशि से संबंधित अंक लिखा रहता है वही उस व्यक्ति का लग्न होता है। जैसे अगर लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है तो राशि चक्र की पहली राशि मेष हुई और इस तरह से व्यक्ति का लग्न मेष हुआ। राशि चक्र की दूसरी राशि वृष का अंक होता है 2। तो अगर व्यक्ति का जन्म वृष लग्न में होता है, अर्थात जब व्यक्ति का जन्म हो उस समय पूर्व दिशा में शुक्र की राशि वृष उदय हो रही हो, तब व्यक्ति का लग्न वृष होगा और लग्न में वृष राशि का अंक 2 लिख दिया जाएगा। इस तरह से अगर जिस भाव में लग्न लिखा हुआ है वहां पे 6 का अंक लिखा है, तब इसका मतलब होगा कि व्यक्ति का जन्म कन्या लग्न में हुआ है और यह कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है, इसलिए उसके लिए 6 का अंक निर्धारित किया गया है। अब बात कर लें ग्रहों की, कौन से ग्रह कन्या लग्न के लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। बुध की राशि कन्या लग्न में आती है, उसकी दूसरी राशि मिथुन में आती है, इसलिए लग्नेश होने के कारण बुध कन्या लग्न के लिए शुभ ग्रह होता है। बुध लग्न में ही दिग्बली होता है, साथ ही साथ कन्या राशि में उच्च का भी होता है। यदि लग्न में बुध गुरु के साथ स्थित हो तो बुध भी दिग्बली होगा लग्न में और गुरु भी दिग्बली होगा लग्न में। इस तरह से 2 दिग्बली ग्रह लग्न में स्थित होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे, उसे सौम्यता देंगे। अब कन्या राशि में 3 ग्रहों के नक्षत्र आते हैं, एक सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का और तीसरा मंगल का। यदि गुरु और बुध सूर्य के नक्षत्र में है तो गुरु और बुध दिग्बली होंगे और सूर्य लग्न का कारक है। इस तरह से सूर्य के नक्षत्र में स्थित होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को और ज्यादा अच्छा बनाएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य का ओज होगा, बृहस्पति की सौम्यता होगी और बुध की मृदुता होगी। यही अगर बृहस्पति और बुध चंद्र के नक्षत्र में है, चंद्रमा इस कुंडली में एकादश भाव का स्वामी होता है, इस तरह से एक धनयोग अपने आप ही बन जाता है और इस धनयोग के परिणाम मिलते हैं बुध महादशा, चंद्र अंतरदशा या गुरु महादशा चंद्रमा की अंतरदशा में। अगर महादशा की गुरु की है तो व्यक्ति के पास ऐसा संभव है कि उसकी पत्नी के पास से धन आए,
क्योंकि सप्तम भाव में गुरु की राशि मीन पड़ रही। अब दूसरे भाव और नवम भाव में शुक्र की राशियां आती हैं। दूसरे भाव में तुला राशि आती है और नवम भाव में वृष राशि आती है। इस तरह नवमेश और द्वितीय से शुक्र कन्या लग्न के लिए सबसे शुभ ग्रह बन जाता है। तीसरे भाव में मंगल की राशि 8 आती है, अर्थात वृश्चिक राशि आती है, और मंगल की दूसरी राशि पड़ती है मेष अष्टम भाव में। तो अष्टमेश और तृतीयेश होने के कारण कन्या लग्न के लिए मंगल सबसे अशुभ ग्रह हो जाता है। यदि लग्न में गुरु और बुध मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तब व्यक्ति को गुरु और बुध की महादशाओं में जब मंगल का अंतर आएगा, तब चोट लगने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की या अचानक बीमार होने की संभावना पैदा होगी। उसके बाद चतुर्थ भाव में गुरु की राशि धनु आती है, गुरु की दूसरी राशि सप्तम भाव में आती है। इस तरह से गुरु कन्या लग्न के लिए चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के फल देता है, लेकिन 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण गुरु पर केंद्राधिपति होने का दोष भी लगता है। 5वें और 6ठे भाव में शनि की राशियां मकर और कुंभ आती, क्रमशः मकर और कुंभ की राशियां आती। शनि की उच्च राशि पड़ती है तुला में, जो कुंडली का दूसरा भाव है। इस तरह से एक बहुत अच्छा धन योग बन जाता है। लेकिन यदि शनि द्वितीय भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पंचमेश होने के कारण खस्तेश भी है, जो लत का भाव है, और पंचम भाव जुए का, सट्टे का, शेयर मार्केट का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में या जुए में सट्टेबाजी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जुए और सट्टेबाजी से बच के रहना चाहिए। यदि वह इनसे बचा रहता है और सोच समझकर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तब उसे शनि महादशा में अच्छा खासा लाभ होगा। उसके बाद एकादश भाव में चंद्रमा की राशि कर्क आती। चंद्रमा अपनी महादशा अंतरदशा में धन देता है, साथ ही साथ जहां स्थित होता है वहां से संबंधित कुछ अशुभ फल भी देता है। यदि लग्न में स्थित है तो व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट दे सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित है तब मां को, सप्तम भाव में स्थित है तब पत्नी को शारीरिक या मानसिक कष्ट दे सकता है। इसी तरीके के फल क्रमशः संतान और पिता को भी चंद्रमा दे सकता है, यदि वह पंचम या नवम भाव में स्थित होता है तब। लेकिन धन अवश्य देता है, विशेष करके पंचम भाव या नवम भाव में स्थित होने पर। नवम भाव में चंद्रमा की उच्च राशि शुक्र आती है। यदि चंद्रमा एकादशेश चंद्र नवम भाव में हो तो उच्च का होगा। नवम भाव का स्वामी शुक्र
अगर एकादश भाव में आ जाए तब एक अच्छा सा धन योग बनता है। अब मैं एक और योग की बात करने जा रहा हूं। लग्न में बुध स्थित हो, अपनी उच्च राशि कन्या में, सप्तम भाव में नवमेश द्वितीय शुक्र स्थित हो, जहां पर उसकी उच्च राशि मीन है। द्वितीय भाव में शनि अपनी उच्च राशि में स्थित हो, और एकादश भाव में गुरु स्थित हो, जहां उसकी उच्च राशि कर्क पड़ती है। गुरु उच्च राशि में, बुध उच्च राशि में, शुक्र उच्च राशि में और शनि उच्च राशि में। शनि अपनी दशम दृष्टि डालेगा गुरु पर, एक अच्छा सा धन योग बन जाएगा। गुरु अपनी नवम दृष्टि डालेगा शुक्र पर, जहां उसकी अपनी राशि मीन है, और साथ ही साथ लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र के बीच दृष्टि संबंध भी बनेगा। इस तरह से लग्नेश बुध, पंचमेश शनि और चतुर्थेश सप्तमेश गुरु एक अच्छे धन योग में शामिल होंगे, जिसमें नवमेश शुक्र भी शामिल होगा। बहुत अच्छा धन योग बनेगा और व्यक्ति को धन के साथ साथ ख्याति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और वे सारी वस्तुएं मिलेंगी जो इस संसार में सांसारिक, भौतिक और मानसिक सुख देने वाली होती। बस आज का वीडियो इतना ही। आगे बारी है तुला लग्न की। कई लोगों ने इसके बारे में पूछा है, अगला वीडियो होगा तुला लग्न पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने किसी वजह से मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि आपको पसंद आता है तब, और शेयर भी करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।